नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी सुबह जब लोग सो रहे हों और सुबह होने से ठीक पहले देश की राजधानी पर हमला हो जाए। और सिर्फ हमला ही नहीं, उनके राष्ट्रपति को एक विदेशी ताकत पकड़ कर ले जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच में वेनेजुएला में हुआ। आज हम इसी नाटकीय सैन्य अभियान को समझेंगे कि आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये सब क्यों और कैसे किया। तो 3 जनवरी 2026 की सुबह काराकास के लोग जोरदार धमाकों की आवाज से जागे। ये कोई दूर दराज के सैन्य अड्डे पर हमला नहीं था, बल्कि राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच हो रहा था। कार्मेन हिडाल्गो जैसे आम लोगों के लिए ये एक डरावनी हकीकत थी जो अचानक उनके घरों तक आ पहुंची थी। कुछ ही देर में इस हमले का असली मकसद सामने आया, और वो सच में चौंकाने वाला था। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक थी। मतलब एक ऐसा हमला जिसका सीधा निशाना देश के नेतृत्व को ही जड़ से उखाड़ फेंकना होता है। और हुआ भी वही। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने अपनी हिरासत में ले लिया था। और इस खबर पर किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि इसकी पुष्टि सीधे व्हाइट हाउस से हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद सोशल मीडिया पर इसका ऐलान कर दिया। उनका ये सीधा और साफ बयान ये बताने के लिए काफी था कि ये एक सोचा समझा अमेरिकी ऑपरेशन था। इस कार्रवाई ने काराकास में सत्ता का एक खालीपन पैदा कर दिया। वेनेजुएला की सरकार, जिसकी अगुवाई उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज कर रही थी, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उनकी पहली और सबसे जरूरी मांग क्या थी? अपने नेता के जीवित होने का सबूत। ये उनकी बेबसी और गहरे संकट को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ने एक संप्रभु देश के नेता को आखिर पकड़ा कैसे? चलिए ऑपरेशन सदर्न स्पीयर की सैन्य बारीकियों को समझते हैं। इस ऑपरेशन का कोड नेम था सदर्न स्पीयर। इसे अंजाम दिया था अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक और खुफिया यूनिट डेल्टा फोर्स ने। उनका साथ दे रहे थे नाइट स्टॉकर्स के नाम से मशहूर विशेष हेलीकॉप्टर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं, बल्कि एक कानून प्रवर्तन मिशन कहा गया, और ये फर्क बहुत मायने रखता है। ये हमला कोई अंधाधुंध नहीं था, बल्कि बेहद सटीक था। एक तरफ सैन्य हेडक्वार्टर फुएर्ते ट्यूना पर बमबारी हुई, तो दूसरी तरफ सेरो एल वोल्केन जैसे कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाया गया। हर एक टारगेट को इसलिए चुना गया था ताकि वेनेजुएला की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को पंगु बनाया जा सके। मतलब डेल्टा फोर्स के जमीन पर उतरने से पहले ही किसी भी तरह के संगठित विरोध को खत्म कर देना। लेकिन ये हमला रातों रात नहीं हुआ। ये तो पिछले 5 महीनों से सुलग रही आग का नतीजा था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस खतरनाक टकराव की जमीन तैयार हुई। इस टकराव की शुरुआत हुई अगस्त 2025 में, जब अमेरिकी नौसेना ने कैरिबियन में अपनी तैनाती बढ़ाई। मामला तब और बिगड़ गया जब समुद्री जहाज़ों पर हमले होने लगे, और देखते ही देखते जनवरी 2026 में ये संकट काराकास पर सीधे हमले तक जा पहुंचा। हर एक घटना ने तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था FTO पदनाम। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने वेनेजुएला सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक लेबल नहीं था, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली कानूनी हथियार था। इस एक कदम ने अमेरिकी सरकार को कांग्रेस की मंजूरी या युद्ध की घोषणा के बिना ही सैन्य कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी। क्यों? क्योंकि अब वो एक देश से नहीं, बल्कि एक आपराधिक संगठन से निपट रहे थे। तो अमेरिका का दुनिया के सामने आधिकारिक तर्क क्या था? उन्होंने इस बड़े सैन्य अभियान को 2020 में मदुरो के खिलाफ दायर एक नार्को टेररिज्म यानी नशीली दवाओं से जुड़े आतंकवाद के मामले से जोड़ दिया। इस तरह एक पूरे सैन्य हमले को कानूनी तौर पर बस एक पुराने गिरफ्तारी वारंट को लागू करने की कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया। इस हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, और इसने वैश्विक मंच को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया। आइए देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों ने इस पर कैसी तीखी प्रतिक्रियाएं दी। वेनेजुएला के भीतर सेना की प्रतिक्रिया तुरंत और बहुत मजबूत थी। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और एक अटूट प्रतिरोध की दीवार बनाने का ऐलान किया। उन्होंने लोगों से हमलावर ताकतों के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। और देखिए, खुद संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इस कार्रवाई पर जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक तरफ प्रशासन इसे वेनेजुएला के लिए एक नई सुबह बता रहा था, तो दूसरी तरफ कई सांसदों ने इसे एक अवैध युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करार दिया। ये घटना अमेरिका के गहरे अंदरूनी राजनीतिक मतभेदों को भी सामने ले
वैश्विक मंच पर सबसे पहली और तीखी प्रतिक्रिया आई रूस से। अमेरिका के एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के तौर पर रूस ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे सशस्त्र आक्रामकता का एक निंदनीय काम बताया। उन्होंने अमेरिका के सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन हर कोई इसकी निंदा नहीं कर रहा था। रूस की प्रतिक्रिया के बिल्कुल उलट अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने इस ऑपरेशन का जश्न मनाया। उनका नारा आज़ादी जिंदाबाद लैटिन अमेरिका के गहरे वैचारिक विभाजन को दिखाता है। जहां कुछ नेता इसे अमेरिकी हस्तक्षेप के रूप में देख रहे थे, तो कुछ इसे तानाशाही के अंत के रूप में। इस बीच वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया ने सबसे बड़ी चिंता जताई। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसे सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला बताया। उन्होंने एक बड़े मानवीय संकट की चेतावनी दी, क्योंकि इस अस्थिरता के कारण लाखों शरणार्थी सीमा पार कर सकते थे। कुछ ही घंटों के अंदर ये एक वैश्विक राजनयिक संकट बन गया। वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई, क्यूबा और ईरान ने हमले की निंदा की और यूरोपीय संघ ने शांति की अपील की। वहीं कोलंबिया ने संकट को फैलने से रोकने के लिए अपनी सीमा पर फौरन सेना तैनात कर दी। पूरी दुनिया की नज़रें इस घटना पर टिकी हुई थीं। और अंत में ये घटना हमें एक बहुत बड़े और कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक देश की सेना दूसरे देश में घुसकर उसके चुने हुए नेता को पकड़ लेती है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के कोई मायने रह जाते हैं? ये हमला भविष्य के लिए क्या मिसाल कायम करता है और राष्ट्रीय संप्रभुता के विचार का अब क्या होगा? इन सवालों का जवाब आने वाले कई सालों तक दुनिया की राजनीति की दिशा तय करेगा।